Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlebad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching Ahlebad High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video. Today we will going to start our 10th class lesson number 7, and the lesson name, as you can see on the board, is classification of element, or in sense it has one more name like the periodic table. So either you call this lesson as classification of element or the periodic table. तो हम जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का 7th लेसन, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसको आप और एक नाम से भी पुकार सकते हैं, द पीरियोडिक टेबल। ये आपके ऊपर डिपेंड है। नाउ अ मेडिकल शॉप कंटेन्स अ वास्ट नंबर ऑफ मेडिसिन्स. द शॉपकीपर फाइंड्स इट्स डिफिकल्टी टू रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑफ मेडिसिन्स दैट हैज. When you go to the medical shop and ask the shopkeeper for a particular medicine, he hands over it to you without any difficulty. How it is possible? देखिए स्टूडेंट, पहले हमारे लेसन का शुरुआत है, इसमें कुछ थ्योरी पार्ट ये बताया जा रहा कि हम जब मेडिकल शॉप रहती है उसके अंदर एक वास्ट नंबर ऑफ मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन रहते हैं, और शॉपकीपर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी कि हर एक नाम को याद रखने में, यानी रिमेंबर रखने में। मगर कि जब भी आप मेडिकल स्टोर को विजिट करते, कोई मेडिसिन का अगर आप उनको नाम बोलेंगे, ही हैंडल टू यू, वो आपको दे देंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी, थोड़ा भी उनको मुश्किल नहीं होगी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसा मुमकिन है? इसको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, वी विल गोइंग वन मोर एग्जाम्पल. Think of supermarket. When you step to it, you see a particular arrangement of goods inside it. When you look for need grocery, you can select it easily. From the above observation, you understand that for any system involving several things, a particular order of arrangement of those things is essential. जैसा कि इसको समझने के लिए, जब भी आप सुपरमार्केट को जाओगे, अगर आप ग्रोसरी की तरफ जाओगे तो उसका एक पूरा अरेंजमेंट रहेगा या पूरा रो रहेगा। अगर आपको क्लोथ्स चाहिए तो उसका एक पूरा रो रहेगा, आप इजीली आप जाके ले सकते। तो इससे हमको क्या समझने आ रहा है? ये ऑब्जर्वेशन से हमको क्या समझने आ रहा? ये ऑब्जर्वेशन से हमको ये समझने आ रहा कि कौन सा भी सिस्टम रहो जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ें रहते, सेवरल थिंग्स रहते हैं, उसको पर्टिकुलर ऑर्डर और अरेंजमेंट की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम स्कूल को आते, ठीक है, आते ना, हमारे पास क्लासेस है 1st से लेकर 10th तक, तो अलग अलग रूम्स उसके लिए सेटअप रहते हैं। प्रिंसिपल सर है या प्रिंसिपल मैडम है, उनका एक रूम सेटअप रहेगा। वैसे ही अगर आपके पास स्टाफ है, स्टाफ का एक अलग रूम रहता है। तो उस तरीके से आपको पूरा अरेंजमेंट रहेगा, क्योंकि स्कूल हमारा एक बहुत सेवरल बड़ा सिस्टम है, हमारा वास्ट सिस्टम है स्कूल। इसमें इन्वॉल्विंग रहते सेवरल सिस्टम्स, अलग अलग सिस्टम्स इन्वॉल्व रहते। जैसा कि हमारे पास क्लासरूम्स, ओके, क्लासरूम्स तो आपकी ज़रूरत है पढ़ाई के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल का रूम, आफ्टर प्रिंसिपल रूम वी नीड स्टाफ रूम, ठीक है, स्टाफ रूम की ज़रूरत है, ठीक है। उसके साथ साथ हमको अब थोड़ा सा और सारे चीज़ों की ज़रूरत रहती है, जैसा प्लेग्राउंड है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम रहता, हम अरेंज कर लेते हैं, स्कूल का पूरा एक मैप रहता, तो अरेंजमेंट रहता। तो ये तो हो गई एक नॉर्मल थिंग्स की बात। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, अब मेन पार्ट की बात करेंगे। इवन इन केमिस्ट्री फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम साइंटिस्ट्स हैव बीन ट्राइंग टू क्लासीफाई द अवेलेबल एलिमेंट इन ए लिमिट नंबर ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़े थे, जैसा सेकंड लेसन में मैं आपको बताया था केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी थोड़ा बहुत हमने एलिमेंट्स को पढ़ा था। अब यहाँ पे पूरा और डेप्थ में पढ़ेंगे एलिमेंट को कैसा अरेंज करना। तो साइंटिस्ट पहले से ही कोशिश में थे, ट्राई कर रहे थे कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है उसको हम उनके प्रॉपर्टी के मुताबिक अरेंज करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रॉपर ग्रुप में अरेंज करना है। तो साइंटिस्ट को ये चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि एलिमेंट्स को हमको एक जगह रो वाइज, कॉलम वाइज जमा के रख देना है। जैसा कि हमको जो एलिमेंट चाहिए वो डायरेक्ट निकाल लेना, हम जो एलिमेंट नहीं चाहिए उसको उसकी जगह पे रख देना, उस तरीके से। सो देखिए, नीड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। रॉबर्ट बॉयल्स एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, ROBERT, रॉबर्ट BOYL, ओके, रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने क्या किया, 1661 में डिफाइंड एज एलिमेंट एज एन सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डीकम्पोज इनटू अ फर्दर सिंपलेस्ट सब्सटेंस बाय अ फिजिकल और केमिकल चेंज। यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट है बॉयल्स, रॉबर्ट बॉयल्स 1661 में एक डेफिनेशन दिए एलिमेंट्स को लेके। वो डेफिनेशन क्या है आप नोट कर लीजिए, मैं फिर से थोड़ा सा स्लोली बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल्स इन 1661 डिफाइंड एन एलिमेंट as an substance that cannot be
decomposed into a further simple substance by a physical or chemical change। तो रॉबर्ट बॉयल्स ने एक डेफिनेशन दिया था कि एक ऐसा चीज़ है एलिमेंट, इसको फर्दरली आगे आप टुकड़े यानी डिवाइड नहीं कर सकते, आइदर वो फिजिकल फॉर्म रहो या फिर केमिकल फॉर्म रहो। एट हिज टाइम अबाउट 13 एलिमेंट्स वर नोन। ये टाइम पे ओनली कितने 13 एलिमेंट ही मालूम थे। जब आप बोलेंगे सवाल सर 13 एलिमेंट ही मालूम थे 1661 में, यस स्टूडेंट, इट इज़ एन ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन वी हैव विद अस एज ऑफ नाउ। अभी के लिए हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है एक ऑथेंटिकेटेड के 1661 में 13 एलिमेंट ही मालूम थे। आगे क्या हुआ देखेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द टाइम ऑफ लिवोजियर अबाउट 11 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। अब क्या हुआ, 18th सेंचुरी के ख़त्म होते होते क्या हुआ, बाय द टाइम ऑफ लिवोजियर। लिवोजियर एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने रेवोल्यूशन, इनकलाब ला दिया। ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है मेनली केमिस्ट्री के लिए भी है और बायोलॉजी के लिए भी है। इन्होंने ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस किया था लिवोजियर। तो अनेदर क्या हुआ, 11 एलिमेंट्स फॉर्म हुए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ देखेंगे हम। बाय 1865 अबाउट 63 एलिमेंट्स वर नोन एंड बाय 1940 a टोटल 91 एलिमेंट। जब 1865 में आए तो अनेदर यानी कि और क्या हुआ, अबाउट 63 एलिमेंट्स हमको मालूम हो गए। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1940 यानी 1940 ख़त्म होते होते हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए थे, टोटल 91 एलिमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस एंड अनदर 17 एलिमेंट्स सिंथेटिक वर ऑप्टेन। यानी 91 नेचुरल एलिमेंट आ गए थे और आपको 17 सिंथेटिक। देखिए स्टूडेंट, नेचुरल एलिमेंट जो होता है वो नेचर में एग्जिस्ट होता, कुछ एलिमेंट्स को उसी एलिमेंट्स की मदद से लेके आपको सिंथेटिस यानी बनाया जाता लेबोरेटरी में या फिर उसको प्रोड्यूस किया जाता, तो हम उसको सिंथेटिक एलिमेंट कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपका दूं, आज एक सिंथेटिक एलिमेंट है जिसके बगैर हमको सर्वाइव ही होना मुश्किल है, वो क्या है बोलो? 8th क्लास की फिजिक्स याद करो, 3rd लेसन, सिंथेटिक एलिमेंट्स एंड फाइबर। ठीक है, शॉर्टकट बात बोलूँ कि वो सिंथेटिक एलिमेंट क्या है, हमारे पास प्लास्टिक है और फाइबर्स है और कुछ क्लोथ्स है जो सिंथेटिक होते हैं, क्लोथ्स में भी कुछ तो बनाया जाता है आर्टिफिशियली। इट्स लुक लाइक अ नेचुरल, यानी वो नेचुरल मालूम होते हैं वो, बट एग्जैक्टली वो लोग सिंथेटिक ही होंगे। जो हम ग्लासों का भी इस्तेमाल करते हैं आयनों का, वो भी एक सिंथेटिक ही है। नेचुरली हम सिलिकॉन यानी रेती वगैरह की मदद से इसको बनाया जाता है। तो आर यू क्लियर विथ सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल? नेचुरल एलिमेंट 91 and synthetic 17 were formed. By now, included synthetic element, there are more than 115 elements. As the number elements increases, it's become difficult to keep in memory the chemistries of individual element and their compound. आज की तारीख में as on today we have element like more than, ठीक है, 115 elements हमारे पास अवेलेबल है या फिर एग्जिस्ट है। लेकिन जैसा ही एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल हो रहा हमारे साइंटिस्टों को या फिर केमिस्टिस्ट को कि उसके कंपाउंड्स, उसके एलिमेंट्स और उसके वो जो एलिमेंट्स है, जो कंपाउंड बनते हैं, वो कंपाउंडों के नाम याद रखना, साथ ही साथ उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी याद रखना मुश्किल होते जा रहा था। जो ये मुश्किलात है जो साइंटिस्टों को आ रहे थे, उसको ओवरकम करना था, उसको डिफीट करना था। सो टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्टीज कमिंग टू दी साइंटिस्ट, दे फाउंड अ प्रॉपर अरेंजमेंट वे। उसके लिए उन्होंने अरेंज करने के लिए एक रास्ता बनाया है, तो उसके लिए हम थोड़ा पढ़ लेंगे। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा आर मेटल्स, सल्फर, क्लोरीन आर नॉन मेटल्स। But this classification had so many limitations. Aluminium has some metallic properties and some non-metallic properties. Elements of this type are considered as metalloid or semi-metal. So there were a need to classify them in other way. Hence, chemists started to frame way to group these elements and compounds on the basis of their फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए, जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, जो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन होता है यूजुअली मेटल्स या नॉन मेटल्स में होता है। और अगर हम एग्जांपल की बात करें, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास है, जैसा कि हमारे पास सोडियम है, ठीक है, वो प्योरली हमारे पास मेटल में आएगा। पोटेशियम, ओके, पोटेशियम भी हमारे पास आएगा मेटल्स में। ये दो मेटल्स की कैटेगरी हो गई। और कमिंग टू अगर क्लोरीन की बात करें, वो क्लोरीन क्या हो जाएगा हमारा
नॉन मेटल में आ जाएगा। लेकिन वन मोर थिंग, अगर एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम में क्या रहता, कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टी रहेंगे, कुछ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी रहेंगे, तो इसको हम मेटालॉइड कहते हैं या फिर सेमी मेटल्स कहते हैं। तो अब इसको अरेंज करना है कि किस तरीके से अरेंज करना उसके फ्रेम के हिसाब से। तो उसके लिए क्या है, कैसा अरेंज करना चाहिए, दो चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से रहती, और एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दो प्रॉपर्टियों के बेस पे हमको किसको, एलिमेंट्स को अरेंज करना है। इन द बिगिनिंग ऑफ 18th century, Joseph Louis Prost started that hydrogen atom is building material and atoms of all other elements are simply due to the combination of number of hydrogen atom. It is to be noted that at his time the atomic weight of all elements were given as whole number and the atomic weight of hydrogen was taken as 1. यानी कि एक 18th सेंचुरी के शुरू होते होते, ठीक है, 18th सेंचुरी के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जोसेफ लुइस प्रॉस्ट। साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ लुइस प्रॉस्ट। इन्होंने यानी स्टार्ट किया था इसको अरेंज करने के लिए। जब हमारे पास हाइड्रोजन जो एटम था वो एक ही एटम था और साइंटिस्ट सोचते थे कि हाइड्रोजन को मिलके पूरे एटम्स बनते, और हम हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट रहता था कॉमन एटॉमिक वेट के जैसा सबको लिया करते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन हुआ, जो अरेंजमेंट स्टार्ट हुआ, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉबरनर। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने एक आइडिया को, ठीक है, वो आइडिया क्या था थोड़ा हम पढ़ लेंगे। डॉबरनर्स लॉ ऑफ ट्रायड, इनके जो लॉ का नाम है ट्रायड है, डॉबरनर्स लॉ ऑफ ट्रायड। ए जर्मन केमिस्ट जोसेफ वेल्फ्रैंग डॉबरनर in 1829 noted that there were group of elements with 3 elements known as triad. In each group with similar chemical property, he tried to give a relation between the property of element and their atomic weight. देखिए 1829 के ईयर में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जोहन वेल्फ्रैंग डॉबरनर, ठीक है। इन्होंने एक आइडिया दिया कि जो एलिमेंट्स होते हैं 3 एलिमेंट्स ट्रायड के जैसा रहते और एक एक उसको सिमिलर ग्रुप बनता है, और उनका जो प्रॉपर्टीज़ है एटॉमिक वेट के हिसाब से हम डिराइव करेंगे या निकालेंगे बोल के बोले थे। डाबर ने स्टेट दैट व्हेन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर टेकन 3 एट अ टाइम एंड अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड डॉबरनर लॉ ऑफ ट्रायड। यानी डॉबरनर क्या करे थे, 3 एलिमेंट्स ले लेंगे हम, ठीक है, सपोज एलिमेंट्स है 1 2 3। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को ऐड करके उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज तो बच गया 2, तो ये बीच के एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज आएगी। ये एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ मैं, 1 2 3 वो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं। तो इस तरीके आपको समझ में आ रहा डॉबरनर लॉ ऑफ ट्रायड क्या बोल रहा। अगर हम ऐड करेंगे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को, उसका एवरेज निकालेंगे तो वो सेकंड एलिमेंट के बराबर उसका एटॉमिक वेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में होता क्या है, मैं आपको मेरी सिर्फ वॉइस आएगी, आपको स्क्रीन पे सिर्फ मैं वो एक्टिविटी लगा देता हूँ, फिर मैं वो एक्टिविटी को समझाता हूँ आपको। ओके, एक्टिविटी नंबर 1, ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग टेबल, एलिमेंट इन ईच रो रिप्रेजेंट एज ट्रायड। अभी आप स्क्रीन पे देखिए, मेरी आवाज़ सुनिए। जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यू आर वॉचिंग ऑन स्क्रीन, देयर इज एन ग्रुप्स है A B C D E, 5 ग्रुप हैं। एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक वेट, एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक वेट है, साथ ही साथ अर्थमेटिक मीनिंग ऑफ एटॉमिक वेट। तो आप देख सकते ए वाला जो ग्रुप ए है उसमें 3 एलिमेंट्स है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम का आपको एटॉमिक वेट रहा 7, सोडियम का रहा 23, पोटेशियम का है 39। तो आप देख सकते लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट को अर्थमेटिक मीन किया गया, यानी कि उसका एवरेज निकाला गया, तो 23 आया जो एटॉमिक वेट है सोडियम का। सेकंड आप बात करेंगे कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम। जब आप कैल्शियम और बेरियम को प्लस करेंगे तो एटॉमिक वेट आपका स्ट्रोनियम आना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन और आयोडीन का जब प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट आना चाहिए। वैसे ही सल्फर है, सिलीनियम, टिलीनियम। अगर हम सल्फर और टिलीनियम का अगर प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो सिलीनियम का हमको आना चाहिए। वैसे ही आगे है मैंगनीज, क्रोमियम एंड आयरन।
तीनों, ये जो बी सी डी ई ये 4 है, आपको खुद से करना है ये, ठीक है। तो ये करने पे आपको एवरेज वेट्स क्या आते हैं आपको मालूम करने हैं। नाउ लुक एट मी, अब आप मेरी तरफ देखिए। इन द फर्स्ट रो यू विल फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ रिलेटिव एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। तो फर्स्ट रो में आप देखेंगे कि जो सोडियम का जो एवरेज है वो इक्वल हो जाएगा किसके, लिथियम और पोटेशियम के बराबर। कैन यू एस्टैब्लिश द सेम रिलेशन विद द सेट ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन द रिमेनिंग रो। जो अलग अलग रिमेनिंग रो में है तो सेम आपको सेट ऑफ रिलेशन आया क्या, तो आंसर है नो। सेकेंड थर्ड या दूसरे केसेस में आपको अलग हो जाएगा। फाइंडिंग एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन ईच रो एंड कंपेयर इट विद द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कुछ केसेस में ये आ जाएगा यानी कि करेक्ट रहेगा, कुछ केसेस में ये रॉन्ग रह जाता। तो डॉबरनर अटेम्प्ट गेव अ क्लू दैट atomic weight could be correlated with properties of element. It makes chemists look at the element in terms of group of elements with similar chemical and physical properties. This eventually lead to the rigorous classification of element and the modern periodic table of element. यहाँ पे हुआ कि डॉबरनर अपना जो एटम था क्लू दिए थे कि जहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और उसका एटॉमिक वेट दोनों में कोरिलेटेड है, किसमें, एक एटॉमिक वेट और उसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट की, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में थोड़ा सा रिलेटेड है। तो एक क्लू मिल गया। क्लू मिलने के बाद क्या हुआ, साइंटिस्टों को क्या रीग्रस यानी कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर वो स्प्लिट आया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम करेंगे। तो यहाँ तक आप डॉबरनर का थोड़ी थ्योरी होगी, लेकिन डॉबरनर का जो मॉडल है, जो लॉ है, वो थोड़ा लिमिटेशन है उसके। लॉ तो यहाँ पे याद रखिए, लॉ कभी भी फेल नहीं होता, लॉ के अपने असूल रहते, लॉ फेल नहीं हो सकता। तो लॉ तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो लॉ के कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है, देखिए, लिमिटेशंस ऑफ डॉबरनर लॉ ऑफ ट्रायड। ऑल द नोन एलिमेंट एट दैट टाइम कुड नॉट बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड। जब उन्होंने अपना लॉ निकाला था कि हर एक एलिमेंट को उस टाइम में यानी कि अरेंज करना मुश्किल था, यानी वो अरेंज नहीं हो सकते थे। द लॉ फेल फॉर वेरी लो मास और फॉर वेरी हाई मास एलिमेंट। ये लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। जो लो एलिमेंट है, मास जिसका मास बिल्कुल कम है या जिसका मास बहुत बढ़ के है। इन केस ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आप देख सकते फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में आप देख सकते इन लोगों का जो एटॉमिक मास होता है अर्थमेटिक मीन्स के बराबर नहीं आया, यानी फ्लोरीन और ब्रोमीन को हम प्लस करें तो क्लोरीन का नहीं आया। As the technique improved for measuring atomic mass accurately, the law was unable to remain strictly valid. क्योंकि ये जो टेक्निक है इम्प्रूव हो गई, किसमें, एटॉमिक वेट को मेज़र करने में। एटॉमिक वेट हम एक्यूरेटली निकालना चाहे तो ये लॉ क्या है, अभी के लिए वैलिड नहीं रहा, तो इसको रद्द कर दिया गया। लेकिन ये लॉ अपनी जगह पे है, लेकिन वैलिड नहीं है, इसका ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते। आने वाले अलग अलग थीरीज में हम इसका इम्पोर्टेंस आपको, यानी कि अलग अलग जो थीरीज है इसके बाद जो निकले हैं उसका यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा। ये लॉ का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ये लॉ की अपनी अहमियत है, क्योंकि ये एक लॉ ऐसा था, डॉबरनर लॉ ऑफ ट्रायड, जिन्होंने साइंटिस्टों को स्प्लिट दिया, काम करना है, इसके ऊपर आगे बढ़ना है बोल के। तो अभी आप लोगों को भी आगे बढ़ना है स्टूडेंट, क्योंकि 7th लेसन चल रहा हमारा, 6 लेसन ऑलरेडी हो गए। आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े 6 लेसन में से अपना बेहतर जाने। यू नो बेटर व्हाट यू हैव लर्न, व्हाट यू हैव नॉट लर्न। मेक श्योर स्टूडेंट थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ता है यार, समझो, ठीक है। यू नीड टू पुट फ्यू एफर्ट्स। चलिए अब मैं आपको डॉबरनर लॉ ऑफ ट्रायड का डेफिनेशन, उसके लिमिटेशंस आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ। ये लिमिटेशन 3 वक्त लिख लेके रट्टा मार लेना, याद कर लेना, ठीक है। नाउ द टाइम टू सी डॉबरनर लॉ ऑफ ट्रायड डेफिनेशन एंड लिमिटेशन ऑन योर स्क्रीन। Okay student, hope you have saw the definition and limitations of Đoborner law of triad. Now I am just stopping our class today session here itself. We will going to learn different topics in our next sessions. Till then you have to take care. I am Sayyid Rashid from Ahlebad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching Ahlebad High School and Junior College YouTube channel. Have a great time. Thank you.